हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछे गए फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ये कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इस सीरीज में 2019 से 1997 तक के जितने भी सवाल पूछे गई है प्रीवियस ईयर उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग 2017 में जो फिजिक्स का सवाल है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल है कि निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है आपको दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है। पहला है फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन और अस्टेरेडियन। तो यहाँ पे आंसर होगा अस्टेरेडियन। देखिए अस्टेरेडियन है जो दूरी का मात्रक नहीं है। यह एक ठोस कोण का मात्रक है। यह किसका मात्रक है तो ध्यान दीजिएगा, यह एक ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल का क्या है, ये एक यूनिट है यानी कि मात्रक है। ठीक, यह एक पूरक मात्रक भी है। नेक्स्ट है पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है आपको बताना है, समय का, दूरी का, आवृत्ति का और कोणीय त्वरण का। तो इसका आंसर होगा दूरी का। जो पार्सेक है वो दूरी का मात्रक है। ठीक, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो एक पार्सेक की अगर बात करें, एक पार्सेक, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। ध्यान देना, 3.08 गुने 10⁻16 मीटर एक पार्सेक के बराबर होता है। या तो आप ये भी कर सकते हैं, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष एक पार्सेक बराबर, याद रखना 3.08 10⁻16 मीटर या तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक, चलो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, बेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। जो बेग समय ग्राफ है उसका क्षेत्रफल आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है यानी कि व्यस्थापन बताता है। बेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल व्यस्थापन बताता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सदिश राशि है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ बताना है कौन सी सदिश राशि है। द्रव्यमान, दूरी, चाल, बल। यहाँ पे बल जो है, फोर्स जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो बल एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है सघन माध्य से परावर्तन पर कलांतर होता है। सघन माध्य से परावर्तन पर कलांतर क्या होता है, π/4, π/2, पाई और 2π। तो इसका सही आंसर होगा आपका पाई। जो सघन माध्य का परावर्तन का कलांतर होता है पाई। नेक्स्ट, 20 kg के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा निकालिए। जब गतिज ऊर्जा निकालना है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 12 mv² यानी कि भी पहले चाहिए। मास तो चलो 20 kg है लेकिन पहले भी चाहिए। भी कैसे निकालेंगे तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए भी निकालने के लिए हमको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। ए त्वरण बराबर क्या होता है, F बराबर एम ए। अब पढ़ेंगे F बराबर एम ए, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, F/m। ए बराबर क्या हो जाएगा, F/m। ठीक, तो ए बराबर एफ कितना है, फोर्स कितना लगा है 5 न्यूटन। देखिए फोर्स कितना है 5 न्यूटन, एम कितना है 20 kg, 5 का 20 यानी 1/4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण आ गया 1/4 प्रति मीटर स्क्वायर। अब भी निकाल सकते हैं। भी बराबर क्या होता है √2as फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलो √2 ए कितना है 1/4, एस कितना है, कितना व्यस्थापन कितना होगा यहाँ पे 2 मीटर। चलो तो 2 2 4 1 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए बेग आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ पे बेग हम निकाल चुके हैं। ये पहले त्वरण निकालनी है। त्वरण क्यों निकालें, ताकि हम बेग निकाल सकें। ठीक, देखो यहाँ फॉर्मूला में ए है तो इसलिए यहाँ पे बेग निकालनी है 1 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हटाते हैं। चलो अब काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात करें। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था 12 mv²। ओके, 12 m कहाँ है, m यहाँ पे रहा 20 kg। 20 वेलोसिटी 1 था, 1 का स्क्वायर 1, तो 10 दूनी 20 यानी काइनेटिक एनर्जी कितना है 10 जूल। तो इसका सही आंसर होगा 10 जूल, ऑप्शन सी। ठीक, चलो तो यह इसका आंसर हो गया 10 जूल, ऑप्शन सही, ऑप्शन सी। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। धारा का डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ आवेश प्रवाह की दर।
चलो नेक्स्ट है पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण। पृथ्वी पर वायुमंडल होने का क्या कारण है आपको बताना है। गुरुत्व, वायु, बादल, पृथ्वी, चुंबकीय क्षेत्र, ये ग्रेविटी। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल की उपस्थिति होती है। ठीक, जिस ग्रह पे गुरुत्व नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। कार्य करने की दर को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, यानी कि शक्ति कहते हैं। चलो अगला देखते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगी। चलो मास को दोगुना कर दो, गतिज ऊर्जा देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे देखना आराम से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। चलो ठीक है, अब हम दोगुना कर देते हैं। ठीक, मास को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोगुना। अब यहाँ पे मास को जब दोगुना करेंगे तो हाफ 2m हो जाएगा वी स्क्वायर। ठीक, हाफ 2m वी स्क्वायर दोगुना कर दिए। तो अब इसको इस तरह 2 को आगे कर देते हैं। 2 को हम यहाँ पे आगे कर दिए। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हाफ, इधर इस साइड इधर कर रहे हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल, अरे भाई 2 को आगे कर दो, इधर हाफ इस साइड ले आते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर इस साइड हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2, इस पूरे को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। पूरे को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे ये है। तो अब क्या समझे, जो काइनेटिक फाइनल जो आया के ई डैश, इसका क्या हो गया, दोगुना हो गया। बिल्कुल, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी दोगुना। ठीक, देख रहे हैं यहाँ पे दोगुना इसका आ गया, ये दोगुना है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 2 गुना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर अल्फा कण से टकराता है तो न्यूट्रॉन गति ऊर्जा में हानि का भिन्नात्मक गुरुत्व है, तो इसका होता है 16/25। ठीक, इसका होगा 16/25। अगर निकालना तो निकालना गति ऊर्जा में हानि निकाल सकते हैं 4x/1 + x² कर देंगे तो ठीक, तो 4 × 4 हो जाएगा प्लस 1 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16/25। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको कर लेना आराम से खुद से, बहुत ईजी है। एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का प्रतिरोधक होगा। चलो देखते हैं। अब क्या दिया हुआ है, धारा कितना है 0.202 एम्पीयर। ठीक है, यानी कि आपका जो आई है वो है 0.02 एम्पीयर। ओके, अब उसके बाद अगर विभवांतर भी का बात करें तो कितना है, भी बराबर 10 वोल्ट। भी बराबर कितना है, 10 वोल्ट। अब यहाँ पर निकालना क्या है, प्रतिरोध आर बराबर, तो आर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, आर V/I ओम के नियम से। भी कितना है 10, आई कितना है 0.02 हो गया। चलो सॉल्व कर दो, 0.12022500 यानी आर बराबर हो जाएगा 500 ओम। भैया यहाँ पाई नहीं, ये ओम है। ठीक, तो 500 ओम, तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, 500 ओम। तो इसका सही जवाब कितना था, 500 ओम। ओम है यहाँ पे, ओम है इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट, किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है, गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। जैसे जैसे गहरा होंगे जल का दाब क्या होता है, बढ़ते जाएगा, इसलिए नीचे मोटा कर देंगे ताकि टूटे नहीं। ठीक, तो इसका ऑप्शन से सही जवाब है। नेक्स्ट, धात्विक लोलक की घड़ी द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर सही समय दिया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक दिन में 12.5 सेकेंड से क्षय होता है, तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक निकालना है। चलो देखते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक निकालना यानी कि डेल्टा टी। फार्मूला सबसे पहला डेल्टा टी होता है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा गुने 86,400। ठीक, ये आपका क्या है, एक दिन में क्षयित सेकेंडों की संख्या। डेल्टा टी बराबर एक दिन में कितना क्षय होता है, वो सेकेंडों की संख्या है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा गुने 86,400। ठीक, अब उसके बाद अगर धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा, यहाँ पे देखिए अल्फा क्या है, तो वो रेखीय प्रसार गुणांक है। अल्फा को हमने अगर इधर रखेंगे तो यहाँ पे 2 भागा में ही साढ़ा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डेल्टा टी हो जाएगा बटा, जो भी गुना में से भी पटा कौची हो जाएगा, भागा हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा
और एक बचा है 86,400। चलो अब 2 को रहने दो, ठीक। अब डेल्टा टी का मान कितना है 12.5, देख लो 12.5, बहुत अच्छा। डेल्टा टी क्या होगा, तो डेल्टा टी आपका दिया हुआ देखो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री, 86,400। चलो यहाँ पे मैनेज कर लेना, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखो किस तरह से 12.5 दूनी 24 एक 25, 12.5 दूनी 25 और 2 और 2 खत्म हो जाएगा, ठीक। तो फाइनली हो जाएगा 1/86,400, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/86,400। देखो कहाँ है 1/86,400 प्रति डिग्री सेल्सियस, तो इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक। फार्मूला याद रखना, आराम से बन जाएगा। हो यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए दिया है 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन दिया है डेल्टा एम 60 डिग्री, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या कीजिए। अपवर्तनांक के लिए फार्मूला बस सिंपल यूज कर लो, फार्मूला पता है साइन, आप इस फार्मूला को पढ़ेंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बट्टा साइन ए बाई 2, एक फार्मूला है अपवर्तनांक का, ठीक। यहाँ पे डेल्टा एम क्या है, मिनिमम डेविएशन है, ठीक, न्यूनतम विचलन है। अब सबका मान रख दो, आ जाएगा आंसर। देखो साइन ए कितना है 60 डिग्री होगा, देखो यहाँ पे प्रिज्म कोण कितना ए है 60 डिग्री, 60, ठीक, प्लस न्यूनतम विचलन कितना है 30 बटा 2, ठीक। ऊपर का काम हो गया, नीचे है साइन ए बाई 2 मतलब 30, साइन 30 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक। देखो यहाँ पे 60 और 30 90/2 45, तो साइन 45 ऊपर साइन 30 नीचे, ठीक, इतना है। यानी कि म्यू बराबर कितना गया, साइन 45 ऊपर साइन 30 नीचे, जगह कम पड़ने के कारण थोड़ा मैनेज कर लेना। साइन 45 कितना होता है 1/√2, याद है, साइन 30 1/2, याद है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2/√2 होगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा √2। क्यों √2, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, एक रूट से एक रूट भाग जाएगा, बचेगा √2, तो इसका आंसर हो जाएगा √2। चलो देखो कहाँ √2 मिल जाए भाई, चलो आ गया 15 का ए √2 सही आंसर। हीरे में प्रकाश की चाल इतना किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बी दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 121,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देना है। चलो देखते हैं, भी बराबर है 121,123 किलोमीटर प्रति सेकंड, वेरी गुड। अब इसको हम चाहते हैं कि मीटर प्रति सेकंड बदलना, तो 1 to 1 रहने दो। अब देखो 3 जीरो, यहाँ किलोमीटर को मीटर बदलने के भी 3 जीरो, 10/6 जीरो हो जाएगा, 10⁻6 कर दो मीटर प्रति सेकंड। अरे भैया 3 जीरो है यहाँ पे, 121 को ऐसे ही रहने दिए, 3 जीरो इधर है, किलोमीटर को मीटर बदलेंगे भी 3 जीरो 1000 होगा, तो 3 और 3 6, 121/6 मीटर प्रति सेकंड, वेलोसिटी हमको मीटर प्रति सेकंड में ले आए, ठीक। अब म्यू बराबर सी बाई भी होता है, फार्मूला भैया म्यू बराबर सी बटा भी, सी का मान कितना होता है 3 गुने 10⁻8। और निर्वात में प्रकाश की चाल, अब यहाँ पे क्या दिया है 1 to 1 गुने 10⁻6, सिंपल। अब इसको आराम से सॉरी हाँ 1 to 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 2.48 आएगा, 2.48 इस तरह से 2.48 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2.48 यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देख लो, यहीं पे निम्न में से किस सिद्धांत ट्रांसफार्मर कार्य करता है। देखो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम है। चलो ठीक है। एक उच्च प्रतिरोध आर के श्रेणी क्रम में 110 वोल्ट की स्रोत से जुड़ा है। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 5 वोल्ट हो तो आर का मान निकालें। देखो आपको फिगर से इसको बना के समझाते हैं। यहाँ पे एक प्रतिरोध इस तरह से है, ठीक। ये कितना है, आर है, कैपिटल आर।
आगे बढ़ो। यहाँ पे मानो इस तरह से यहाँ पे है 1 वोल्ट लगा दिए जो 100 वोल्ट का है, ठीक। और इसका जो प्रतिरोध है वो 20 किलो, ओहो 20 किलो, क्या हट जा भाई, 20 किलो ओम है, ठीक। और इस तरह से यहाँ से इस तरह से ले आओ। अब इसमें जो बैटरी लगाया है अगर बात करें तो कितना वोल्ट का है, 110 वोल्ट का, एक मोटा मोटी फिगर है, ठीक। हमको आर का मान यहाँ पे निकालना है, इस आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि परिपथ में धारा कितना बह रहा है। अगर परिपथ में धारा की हम बात करें आई बराबर भी बटे आर, ठीक। तो भी कितना है, 5 वोल्ट लगा दिए हैं। आर कितना है तो 20 किलो, तो 20 गुने किलो का होता है 10⁻³ ओम, ठीक। इस परिपथ में धारा बह रहा है, ठीक। धारा कितना भरा है तो 5 बटा, तो 5 का 20 कर दो यहाँ पे, यानी 1/4, 1/4 को 0.3 कर दो, सॉरी 0.25 कर दो, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25। तो आई जो धारा बहेगा वो कितना हो जाएगा 0.25। अब यहाँ पे 10⁻³ नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। परिपथ में इतनी धारा बह रही है, बस इसको ध्यान से देखना, ठीक। अब परिपथ में धारा हम निकाल लिए तो आर सिरों के बीच अगर हम विभवांतर निकाल लेते हैं तो आर आराम से निकाल देंगे, आर और भी बटे आई कर देंगे। तो आर सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो देखो 100 वोल्ट तो लगा हुआ है, सॉरी 110 वोल्ट, इसमें 110 वोल्ट लगा चुके हैं। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 5 वोल्ट तो यहाँ पे लगा हुआ है, पाठ्यांक दे रहा है, तो इस पर जो विभवांतर होगा 110 - 5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसके बीच आर जो प्रतिरोध था उसका विभवांतर अगर बात करें भी डैश तो हो जाएगा 110 - 5 यानी कि 105 वोल्ट, बिल्कुल। अगर आर की बात करें कैपिटल आर तो हो जाएगा भी डैश बटे आई, हो जाएगा भी डैश जस्ट 105 यहाँ रहने दो, आई अभी जस्ट लाए थे 0.25 गुनी 10⁻³ आया था कि नहीं आया था। पॉइंट हटाओ, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 420, बाद में कटेगा, ये कटेगा 420, तो हो जाएगा 420। अब ये जो पावर है माइनस चिन्ह ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ यानी आप कह सकते हैं 420 पिन मतलब किलो हो जाएगा ये, सॉरी जा, अरे यार, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, देख लो। यहाँ पे आया था 420 10⁻³ तो आप 10⁻³ को आप किलो से कर सकते हैं, ठीक। तो 420 किलो, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्रतिरोध है तो इसलिए ओम, 420 किलो ओम, यहाँ पर जाएगा 420 किलो ओम। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको आता है, ठीक। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 420 किलो ओम, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। लेंज के नियम के द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। परिपथ में विभवांतर की, परिपथ में धारा की, परिपथ में प्रेरित धारा की। परिपथ में प्रेरित धारा जो है वो लेंज के नियम के द्वारा इसकी दिशा बताया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है सही संबंध बताइए। W/F(S), W/F - A, W/A + F, W/Fs। आपको इसका सही क्रम बताना है, इसका क्रम सही होता है D, W/Fs यानी कि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब एक समान अनुप्रस्थ काट अल्फा लंबाई L का प्रतिरोध R के तार के वृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है तो व्यास के सिरों के 2 बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध बताइए। यहाँ पे एक तार को मोड़ दिए हैं, व्यास के सिरा दोनों के बीच A और B मान लो, एक A है एक B मान लो, दोनों के बीच आपको प्रतिरोध निकालना है, सिंपल है। चलो देखते हैं आपको। देखिए अगर अर्धवृत्ताकार की बात करें, अर्धवृत्ताकार का प्रतिरोध मान लो R', ये कितना हो जाएगा πr हो जाएगा। अरे πr आधा हो जाएगा ना, ये बस यही एरिया पूरा होता है 2πr, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। अगर इसका प्रतिरोध की बात करें तो कितना हो जाएगा R/2, पूरा का R तो आधा कितना हो जाएगा R/2, ठीक। अब कह रहा है कि एक समान अनुप्रस्थ प्रतिरोध का अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ जाता है तो व्यास के सिरों के बीच विभवांतर निकालिए, ठीक, सॉरी मध्य प्रतिरोध निकालिए।
अब इसका जो प्रतिरोध, ये दोनों वृत्ताकार जो भाग है वो समांतर क्रम में जुड़े होंगे। ये दोनों जो भाग है कौन सा क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो इसका प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो 1/r डैश 1/r डैश प्लस 1/r डैश, क्योंकि दो भाग है, दोनों है, ठीक, आधा आधा है। तो अब कितना है ये? r/2 है, तो 1/r/2 1/r/2 यहाँ पे हो जाएगा 1/r/2 प्लस 1/r/2। तो इस तरह से 2 ऊपर से जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/r प्लस 2/r, एलसीएम लेंगे तो r, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट मतलब 4/r, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? r/4, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर r/4, ठीक, 21 का। नेक्स्ट है ओम का नियम। ओम का नियम V बराबर आई आर, कहाँ है देख लो, V बराबर आई आर, यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक। आगे, किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है। किसी तैरती वस्तु का भार है वो बराबर होता है, वो होता है उत्प्लावन बल के बराबर। चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में तारों में ए और बी की ओर वृद्धि हो रही है तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी, ठीक। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? जब धारा का परिमाण देखिए कहाँ जा रहा है? ए से बी। जब धारा का परिमाण ए से बी की ओर जाती है, ठीक, तो क्या होता है? बढ़ता है। जब धारा है वो ए की बी को जाती है, इसका परिमाण क्या होता है? बढ़ता है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि लूप से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी परिवर्तन होगा। यानी कि लूप में दक्षिणावर्ती दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। दक्षिणावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, प्रकाश के किस रंग के तरंग में न्यूनतम परिकीर्णन होता है? किस तरंग का जो होता है उसका न्यूनतम परिकीर्णन होता है? तो भैया जो ज़्यादा कम परिकीर्णन सबसे किसका होगा? लाल का। लाल का परिकीर्णन सबसे कम होगा, लाल जो फैलता है वो सबसे कम फैलता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य इसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चलो देखते हैं। एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत भाग बल रखा जाता है। 1 सेकेंड में इस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। चलो सिंपल है, आप निकाल सकते हैं आराम से। चलो देखते हैं। भी कितना दिया है? 400 वोल्ट। या तो देखना आराम से लिखने रहे हैं। भी कितना है? 400 वोल्ट है। आर की बात करें तो 200 ओम है। आर कितना है? 200 ओम है। भी है 400 वोल्ट, आर है आपका 200 ओम, ई है आपका दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। चलो ठीक है, अब आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आई निकाल लेते हैं, ठीक। अगर आई निकालते आई का फॉर्मूला होता है भाई यार, भी कितना है? 400, आर है 202 एम्पियर, धारा निकल गया 2 एम्पियर, ठीक। यानी प्रति सेकंड प्रवाहित अगर आवेश निकाले क्यू, प्रति सेकंड प्रवाहित अगर आवेश निकाले तो यू बराबर क्या होता है? आई गुने टी। तो 2 गुने 1 यानी कि 2 कूलम। प्रति सेकंड कितना धारा प्रवाहित होगा? 2 कूलम। तो 1 सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालें, 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या निकालें एन बराबर, तो हो जाएगा क्यू बाई ई। अरे क्यू बराबर एन ई फॉर्मूला होता है ना, तो एन बराबर क्या जाएगा? क्यू बाई ई। क्यू कितना है? चार्ज कितना है? 2 कूलम। ई कितना है? तो ई है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अरे यही था ना। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.25 + 19, माइनस ऊपर जाकर अरे फिर से ओह सेट, फिर से वही थे। देखिए तो अब यहाँ पे आपका पॉइंट इस तरह से मान लो यहाँ पे हटा दो, ठीक। तो 5 चौका 20, सॉरी 4 5 20 और 4 चौका 16, तो 5/4 यानी कि 1.25 गुने ये माइनस में ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 10⁻⁹। तो कितना हो जाएगा? 1.25 10⁻⁹ आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखते हैं 1.25 10⁻⁹ यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। जब परम शून्य ताप होता है तो उस समय अर्धचालक है वो किस तरह से व्यवहार करता है? तो उस समय अर्धचालक जो है अचालक की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट 1270 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ध्वनि की चालों का अनुपात निकालना है। देखते हैं। तो ध्वनि की चाल, ध्वनि की हवा में जो चाल होती है वो क्या होती है? ध्वनि की हवा में जो चाल होती है
वो भी बराबर होता है अंडर रूट यहाँ पे गामा वाई आर टी बटे एम। ठीक, अब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों का अगर द्विपरमाणु गैसें हैं तो जो यहाँ पे वाई है उसका मान दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा। दोनों के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा। ठीक, आप ये भी पढ़े होंगे भी समानुपाती होता है 1/√m। ठीक, ये किसके लिए, समान ताप के लिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, भी अगर हाइड्रोजन की बात करें, भी अगर ऑक्सीजन की बात करें, अगर दोनों का हम अनुपात कर रहे हैं तो बाई तो दोनों के लिए बराबर होगा। तो अब यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, वो दोनों का सेम ही होता है MO2 ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे H2, तो दोनों का अनुपात जो मास है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, तो अब इस कंडीशन में अगर ऑक्सीजन का जो मास होता है कितना होता है, 32 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है, तो 16 दूनी 32, तो √16/1, तो कितना हो, 4:1, तो कितना हो जाएगा, 4:1। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4:1। अगला है लंबाई क्षेत्रफल आयतन प्रसार गुणकों में संबंध होगा। लंबाई क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसार गुणकों में संबंध होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए संबंध होगा बीटा बराबर 2α और गामा बराबर 3α। हाँ, इस तरह से होता है। 30 लास्ट क्वेश्चन। एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, चालक धारा का परिमाण होगा। चलो देखते हैं। एक चालक से 5 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, आपको निकालना है। ठीक है, तो Q कितना है, 90 कूलम, यहाँ पे दिया हुआ है Q कितना है, 90 कूलम। अब Q है 90 कूलम, उसके बाद अगर टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे 5 मिनट सेकेंड में निकाले तो क्या होगा, 5 मिनट को अगर सेकेंड में निकाले तो हो जाएगा 60, तो 6×5 300, टाइम है 300 सेकेंड। ठीक, I बराबर हो जाता है Q/T 90/300, 90/300, 0 3, तो 9 से आपका कटेगा तो कर देते हैं, देख लो 3 × 9 10 × 30, तो आ जाएगा 0.3 एम्पियर। देख लो कहाँ पे, 0.3 एम्पियर यहाँ पे ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हम लोग 2017 का जो फिजिक्स में सवाल पूछा गया बिहार पॉलिटेक्निक का, उसका सोल्यूशन यहाँ पे किए हैं। देखो स्क्रीन छोटा होने के कारण कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। ठीक, तो थोड़ा सा टेक्निकल अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो गया होगा तो क्या कर सकते हैं। ठीक, चलो अच्छा कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।